गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं, जो अधूरा रह गया था। इसके हम 5वें हेडिंग में थे, शक्ति का संतुलन। शक्ति के संतुलन की अवधारणा सदा बनी रहती है। इसे पुराने जगत में और यूनान के नए राज्यों में भी प्रयुक्त किया जाता था। इसे मिस्र, बेबीलोनिया, भारत और चीन में भी प्रयुक्त किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह मूल सिद्धांत है और जब तक राष्ट्र राज्य प्रणाली चल रही है तब तक यह भी चलता रहेगा। भी शक्ति का बैलेंस तो देखो तुम भी, जब तक देश है, जब तक संसार है, कोई देश अमीर, कोई गरीब, कोई विकसित, कोई अविकसित होते रहेंगे और बैलेंस उनमें बढ़ता रहेगा। तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, शक्ति का संतुलन, ये चलता रहेगा। स्वेजनबर्गर के शब्दों में शक्ति का संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ स्थायित्व लाता है, जैसे कुछ राज्यों के गठजोड़ से अथवा किसी अन्य तरीके से पैदा किया जाता है। मोरगेंथो के शब्दों में यह एक सामान्य सामाजिक नियम का विशेष प्रस्तुतिकरण है। सिडनी बेफे के शब्दों में इसका अर्थ है राष्ट्रों में एक उचित संतुलन, जो किसी एक को इतना सबल नहीं बनने देता कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। सबल मतलब ताकतवर। भी किसी एक भी राष्ट्र को शक्ति का संतुलन इतना ताकतवर नहीं बनने देता ताकि वह दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोप सके, इसीलिए उसको बैलेंस में रखना जरूरी है। इसलिए इस नीति का मूल उद्देश्य दूसरे राज्य अथवा राज्यों को इतना शक्तिशाली न बनने देना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को धमका सके। जैसे हम कहते हैं नहीं, अमेरिका एक महाशक्ति है अपनी, उसमें तो एक शक्ति का संतुलन बन नहीं रहा क्योंकि उसके जितना पावर नहीं है किसी के पास, तो किसी को भी किसी प्रकार के प्रतिबंध लगा दे, वो धमकी दे देता है। अगर बैलेंस बनाना है तो उसको भी नीचे लेके आना होगा, कुछ राष्ट्रों को उसके बराबर पावर हासिल करनी होगी। बैलेंस तो दोनों बराबर से ही होता है ना। तो साधारण शब्दों में कई राज्य अपने आप को इस तरह इकट्ठा कर लेते हैं कि कोई एक राज्य अथवा राज्यों का समूह इतना शक्तिशाली न बन जाए कि वह दूसरों पर हावी हो सके। अकेला पे किसी पर उसका मुकाबला नहीं होगा, तो कई देश मिलकर ग्रुप बना ले हैं। G77 है, G20 है, G8 है, गुट निरपेक्ष देशों का है। तो ऐसे बहुत से ये अपने इकाइयाँ अभिकरण बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं छोटे लेवल के। तो वो इनका बनाने का मतलब यही होता है कि वो अकेला तो कोई ताकतवर देश का मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन सारे मिलकर कर सकते हैं ना। उसकी शक्ति को दूसरे राज्यों की शक्ति से संतुलित कर लिया जाता है। भाई वो अकेला है और वो मान ले 10-20 इकट्ठे होकर उसके बराबर पावरफुल हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जब तक इसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र की अवधारणा भी शामिल होती है जो संतुलन की भूमिका निभाता है। जब तक वह संतुलन बना रहता है छोटे राज्यों की शांति और स्वतंत्रता भी बनी रहती है। बैलेंस बना रहेगा ना, तो कोई किसी को मतलब नाजायज किसी का शोषण करने से बचते रहेंगे। इस तरह का शक्ति संतुलन राज्य की शक्ति पर रोक लगाता है और कोई राष्ट्र किसी छोटे अथवा कमजोर देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। संतुलन सदा आक्रमणकारी पर रोक लगाए रखता है। यह प्रणाली 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में भी ठीक चलती रही और जब इंग्लैंड एक बड़ी सैनिक शक्ति थी, इंग्लैंड प्रभावशाली ढंग से संतुलन की भूमिका निभाता रहा। पालम और पार्किंस के शब्दों में शक्ति के संतुलन का सिद्धांत यूरोप में उस समय बढ़िया काम कर रहा था जब वह लगभग बराबर की शक्ति के देश थे और जिनकी नीतियाँ कुछ व्यक्ति नियंत्रित करते थे और मान्य नियमों के अनुसार एक दूसरे से मुकाबला करते थे। फिर तो टूटे गया युग। सोवियत संघ जब 15 गणराज्यों का था ना, जब सारे बराबर में पावरफुल थे, कोई किसी पे भी नहीं होता था। किंतु आधुनिक युग में कई बातें उभर कर सामने आई हैं, जैसे राष्ट्रवाद, उद्योगीकरण, लोकतंत्र, जनशिक्षा, युद्ध के नए ढंग, लोकमत का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, बढ़ी हुई आर्थिक अंतर्निर्भरता, वह विश्व का सिकुड़ जाना, उपनिवेशवाद की समाप्ति, बहुत बुरी प्रणाली, संतुलन की समाप्ति, शस्त्रों की अधिकता, समूचे युद्ध की भावना आदि ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को बिल्कुल बदल दिया। भी आज तो ये इतने मुद्दे खड़े हो गए। बढ़ती हुई आर्थिक अंतर्निर्भरता, भी पैसे के मुकाबले में कोई अपना आप आत्मनिर्भर नहीं है। हम कहीं ऋण दे रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, है ना, ब्याज पर। और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बन गए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बन गई। तो सारे मुद्दे जो हैं शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं आज, इन सब को मिलाकर। प्रभुसत्ता, संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य में निहित सर्वोच्च शक्ति जिस पर आंतरिक या बाहरी कोई सीमा ना हो। भाई जब देश पूरी तरह आज़ाद है, जैसे आप 15 अगस्त 1947 को प्रभुसत्ता संपन्न बने थे, तो ऐसा देश जिसके ऊपर बाहरी या आंतरिक किसी दूसरे देश का नियंत्रण ना हो, तो प्रभुसत्ता देश है। वे अपनी भूमि में सर्वोच्च शक्ति के स्वामी हैं, भी सबसे पावरफुल। जैसे भारत पर किसी का आक्रमण नहीं ना, तो हम अपनी भूमि के खुद के स्वामी हैं, सर्वोच्च। किसी भी राष्ट्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक प्रकार से छोटे राज्यों को उनकी प्रभुसत्ता सुनिश्चित की है। भी छोटे बड़े ईसाई देशों कोई किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है।
और वो अपने निर्णय खुद लेगा, उसके ऊपर बाहरी नियंत्रण नहीं। कोई छोटे मोटा देश है ना, वो बड़ा देश उसको दबाने लग जाए, नहीं, फिर तो प्रभुसत्ता रही नहीं। प्रभुसत्ता तो वही है जब कोई किसी के नियंत्रण में ना हो। प्रभुसत्ता किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य पर हावी होने से रोकती है और राष्ट्रीय शक्ति पर रोक लगाती है, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 बड़े राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और बाकी राज्यों को बहुत कम। भाई जो 5 शक्तिशाली यूएनओ का सुरक्षा परिषद है ना, उसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी में ये ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, ये 5 देश हैं, इनकी सबसे ज़्यादा चलती है। वीटो पावर का अधिकार है इनके पास भी, ये जैसा चाहे वैसा कानून पास करवा लेते हैं। अगर ना चाहे तो ये फिर वीटो पावर यूज कर लेते हैं। भी कोई एक भी देश मना कर देगा ना इन 5 में से, तो भी कोई अपना जैसे उसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाए, चारों देश समर्थन करने लग रहे। एक चीन हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं कर रहा, चीन अपनी वीटो पावर यूज कर देता है। अगर चीन भी कर दे तो हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन जाए। तो इनमें से सभी का सहमत होना जरूरी किसी मुद्दे पर। अपना स्थायी अगर वहाँ सदस्यता मिलेगी तो जब चीन सहमत होगा तब मिलेगी। किसी भी मुद्दे पर जब भी 5 सहमत नहीं है तो ये फिर वो मुद्दा मतलब वही दब जाता है, कानून को नहीं बन पाता। तो इसलिए जो है इन 5 को बड़े विशेष अधिकार हैं। फिर भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सभी देश महासभा में सम्मान महत्व रखते हैं। इसका एक अंग है महासभा, जो लेसन में करांगे सेमेस्टर में आप। तो उसमें जो 193 देश है ना, वो सारे शामिल हैं। 193 के 93 देश, उसमें सम्मान दर्जा है सबको। वहाँ जब वोटिंग होती है, वोट होता है, किसी मुद्दे पर वाद विवाद हो जाए और मतदान करवाना पड़ जाए, तो सभी देशों को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमेरिका की, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, वहाँ बराबर का दर्जा है। और अपने अपने देशों में कानूनों को लागू करने की सबसे बड़ी सत्ता उनके पास है। दूसरे देशों के साथ संबंधों को बनाना भी उसका अपना अधिकार है। भी हम अपना किसी देश के साथ कैसे भी संबंध बनाए, ये अपना हम प्रभुसत्ता संपन्न, हाँ भी हमें किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने हैं तो इससे थोड़ा नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी यूएनओ से। भी हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ हम कुछ निर्यात आयात संधि समझौते कुछ भी करें किसी भी देश के साथ। प्रभुसत्ता की धारणा एक जटिल अवधारणा है। बहुलवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा को चुनौती दी है, लेकिन अंत में वे भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि राज्यों को समूचे ढंग से चलाने के लिए किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। प्रभुसत्ता की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून छोटे या बड़े सभी राज्यों को समान मानता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है, उसके ऊपर कानून लादने वाली कोई शक्ति नहीं है। भी हम अपने कानून किसी मर्जी से बनाएंगे। अब कोई हमारे देश के कानून दूसरा देश थोड़ा नहीं बनाएगा और ज़बरदस्ती थोप देगा, भी तुम्हारे लिए तो ये कानून अच्छे है, मैंने बना दिए, तुम उनको यूज करो, है ना। इसी तरह उस तरह एक राज्य की प्रभुसत्ता दूसरे राज्य की राष्ट्रीय शक्ति पर यह रोक लगाती है कि वह किसी राज्य पर अपनी इच्छा नहीं लाद सकता। वो प्रभुसत्ता ही है जो किसी राज्य को दूसरे राज्य पर अपनी इच्छा लादने से रोक रही है। क्योंकि जैसे हम प्रभुसत्ता संपन्न है, अब हमें चीन या पाकिस्तान किसी तरह हमारे ऊपर शोषण करने लग जाए, दबाव करने लग जाए, तो हम स्वतंत्र हैं, प्रभुसत्ता संपन्न है, इसलिए वो हमारे ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। तो उनको किसने रोका? प्रभुसत्ता ने। तो प्रभुसत्ता ही वह शक्ति है जो दूसरे बड़े देशों को छोटे राज्यों पर अपनी इच्छा लादने से रोक सकती है। यह बड़े देशों पर छोटे देशों को दबाने की एक रोक लगती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब प्रभुसत्ता के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में भी यह प्रश्न उठाया जाने लगा है, किंतु इस संगठन ने से राज्यों की प्रभुसत्ता समाप्त नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन अब भी छोटे और बड़े सभी राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता पहले की तरह बनाए हुए हैं। भले ही अधिक शक्तिशाली राज्यों की राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्व हो, भी जो बड़े बड़े देश हैं उनका कुछ महत्व तो अलग है अपने तय, किंतु कानूनी दृष्टि से सभी राज्य संप्रभु हैं और इसलिए सम्मान है। न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो बराबर फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया। फिर सामूहिक सुरक्षा, साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा वह प्रणाली है जिसमें सभी राष्ट्र ऐसे आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करते हैं जिससे किसी राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में डाला हो। सामूहिक कार्रवाई अभी बताता ना, भी ग्रुप बना लेते हैं कई देश मिलकर, और जब एक देश तो जैसे ही अपने ऊपर अमेरिका हमला करे, मान लिया अपन खुद अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर अपने पड़ोसी अच्छे हों और भी कोई मित्र राष्ट्र हों अपने, तो हम सब मिलकर तो उसका मुकाबला कर सकते हैं ना। तो अगर कमजोर राष्ट्रों के ऊपर कोई शक्तिशाली राष्ट्र आक्रमण करता है तो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। तो सामूहिक सुरक्षा, इकट्ठा ग्रुप बनाकर, है ना। अगर मान लो किसी 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है, एक कमजोर है एक ताकतवर है, ताकतवर तो कमजोर ने पीट देगा। जब उस कमजोर की मदद करने के लिए 4-5 और इकट्ठे हो जाए उसके दोस्त, तो मजबूत राष्ट्र जो बच्चा हो पीछे हटेगा ना। सब कितना भी पहलवान क्यों ना हो, वो 8-10 बच्चों का
20 बच्चों का थोड़ा नहीं मुकाबला कर सकता है। तो इसीलिए जो है सामूहिक कार्रवाई करके हम किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को, कमजोर राष्ट्र को दबाने से बचा सकते हैं। इसका अर्थ है कि सामूहिक सुरक्षा किसी एक देश की ही चिंता नहीं है, ये सारे देशों की चिंता। सभी ने सुरक्षा की तो सबने ये सोच है और ग्रुप में शामिल हो भी लेंगे। हाँ भाई, आज इसके साथ हो रहा है यूँ काम, कल मेरे साथ भी हो सके, इसलिए हमने शामिल हो जाना चाहिए। आज हम इसकी मदद कराएंगे, कल नहीं वो हमारी मदद करेगा। करते नहीं, ये सोच कर ग्रुप बना लेते हैं। यदि सभी देश एकत्रित हो जाए तो कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। इसी तरह सामूहिक सुरक्षा किसी बड़े आक्रमणकारी देश की शक्ति पर भी निर्भर रोक लगा देता है। भी अगर कोई बड़ा शक्तिशाली देश है ना, तो उसकी शक्ति पर रोक लगी ना सामूहिक सुरक्षा से। अब किसी को लगे कि वो तो अकेला, उसने कोडे पर पीट लो, और उसको लगे कि उसके साथ तो 8-10 हैं, तो फिर हिम्मत कम करेगा ना, वो रुक जाएगा ना। तो इसी प्रकार सामूहिक सुरक्षा से विभिन्न देश इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और किसी शक्तिशाली राष्ट्र की शक्तियों पर रोक लगाते हैं। राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा के सपन को साकार करने के लिए बनाए गए थे। 20 में 193 देश हैं, वो 193 देश में मान ले कोई राष्ट्र दूसरा राष्ट्र पर गलत कार्रवाई कर रहा है तो सारे आवाज़ उठावेंगे ना, क्योंकि उस ग्रुप का हिस्सा है। राष्ट्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, युद्ध में भंग हो गया था। फिर संयुक्त राष्ट्र भी शक्ति के संतुलन का खेल खेल रहा है और यह सामूहिक रूप से शांति स्थापित करने में रुचि नहीं लेता। इसमें भी जो बड़े बड़े राष्ट्र फंडिंग कराए ना, पैसा देते हैं, जो स्थायी राष्ट्र हैं 5, उन्हीं की ज़्यादा चलती है, उन्हीं के इशारों पर यह नाचता है, उन्हीं के जो इसमें अध्यक्ष सचिव वगैरह बनते वो हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा परिषद ने कुछ हद तक विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं, इसलिए तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। ना तो हो जाता। अब कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गए, इस पर न्यायालय रोक लगा देता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बन गया, तो कुछ मुद्दे हैं जो वो सोल्व कर देते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आई कि युद्ध हो जाए। निशस्त्रीकरण, हथियारों पर रोक से भी शक्ति संतुलन होगा, हथियार बनाने नहीं देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा देश अपनी इच्छा से संधि समझौते करके शस्त्रों को सीमित करते हैं अथवा उनको कम या नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी ऐसे देश को निशस्त्रीकरण करने के लिए विवश किया जा सकता है जिसने शस्त्र इकट्ठे करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का यत्न किया हो। निशस्त्रीकरण के कुछ यत्न विफल हुए हैं। आगे पढ़ाएंगे, आप पूरा लेसन होगा निशस्त्रीकरण के ऊपर, पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे भी किन राष्ट्रों ने ज़्यादा शक्ति हासिल कर ली, फिर वो दूसरों पर कंट्रोल करने की सोच रहे थे, तो क्या क्या कदम उठाए हैं निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, पूरे कदम आएंगे। तथापि न्यूक्लियर क्षेत्र में इस कार्य को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई। हाल ही में रूस और अमेरिका ने शिखर सम्मेलन में इस संबंध में संधि और समझौते किए हैं। यह करना जरूरी भी है क्योंकि आधुनिक शस्त्रों की विविधता को देखते हुए मानव मन दहल उठता है। भी इतने खतरनाक हथियार आ गए कि एक बटन दबाने से सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, समूल सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो मनुष्य के सामने अब 2 ही विकल्प है, सब अस्तित्व या विनाश। या तो अपना आपने बचा लो, युद्ध नहीं कराएंगे तो बचे बचाएगा, या फिर विनाश हो जाएगा, युद्ध करोगे तो विनाश हो जाएगा। तो जीना है तो शांति से जिएंगे, मरेंगे उस दिन पूरी सृष्टि मरेगी। जिस दिन वो न्यूक्लियर हथियार यूज होंगे उस दिन सबका खत्म हो जाएगा। शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना विकास का मार्ग है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करना, कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी गुस्से में चलेंगे तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो निशस्त्रीकरण से ही मानव सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। भी जितना हथियारों के ऊपर रोक लगाएंगे, जितना निशस्त्रीकरण करेंगे, निशस्त्रीकरण का हथियारों के बनाने के ऊपर रोक लगाना, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे ही नहीं करना, तो मानव सभ्यता सुरक्षित रहेगी। फिर भय, ये एक डर भी है। भाई मैं पहले युद्ध में परमाणु में क्यों छोड़ूं, दूसरा नु के मैं क्यों छोड़ूं, क्योंकि छोड़ने वाला भी खत्म और जिस पर छोड़ दिया वो भी खत्म, खुद के भी उसका भी विनाश है। जो छोड़ देगा ना न्यूक्लियर है, दूसरे के भी टारगेट फिट है, उसने बटन दबाने में क्या लगेगा, जिसके ऊपर छोड़ देगा सबके पास। हम तो हमने भी पाकिस्तान पर जो इन पर टारगेट फिट कर रखे हैं, उनने भी हमारे ऊपर कर रखे हैं। अगर वो बटन दबावेंगे तो आप बटन दबा देंगे, वह भी मर गए, हम भी मर गए। हम दबावेंगे तो फिर वो दबा देंगे, पहले कोई कर लो, मरना सब ना है। तो भय है, जो ये भय है ना, भी कोई भी समूल सृष्टि को खत्म करने का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि उसने कम्मे का कारण, उस कम्युनिस्ट देश का कारण पूरा सृष्टि खत्म होगी। तो ये एक भय है जो अब तक तीसरे विश्व युद्ध को रोक रहा है। न्यूक्लियर हथियारों से आधुनिक युद्ध को बड़ा भयानक बना दिया। राष्ट्रपति कैंडी ने एक बार कहा था कि 1 घंटे तक चलने वाला युद्ध सारे संसार को नष्ट कर देगा। जब तो इतने लंबा साल, कई 14 से 18 पहला चला, 1936 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। ये तो घंटे का काम है, खेल बोलेगा घंटे ही में अपना सारा। डॉक्टर आइंस्टाइन के शब्दों में, मैं यह नहीं जानता कि तीसरे महायुद्ध में किन शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा, किंतु मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ चौथे महायुद्ध में लाठियों पत्थरों का ही प्रयोग किया जाएगा। अभी दोबारा सृष्टि रची जाएगी और दोबारा वो पुराने
आवेंगे जंगली मानव, फिर वो हथियार बनाना सीखेंगे, लाठी डंडा तो चलेंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे आधुनिक तकनीक। तो इससे यह पता चलता है कि आजकल के युद्ध कितने भयानक हैं। युद्ध की इस भयानकता ने भी युद्धों को रोकने में सहायता दी है। इतने भयानक युद्ध हो गए तो कोई युद्ध नहीं करना चाहता, फिर युद्ध रुक गए, है ना। इस भयानकता ने ही, इस इतना खतरनाक युद्धों ने युद्धों को रोक दिया। प्रत्येक देश इस बात से डरता है कि युद्ध छिड़ जाने पर उसकी भी उतनी ही हानि होगी जितनी कि शत्रु की होगी। नुकसान उसका भी उतना ही होना है, अब बराबर भुगतेंगे। न कोई विजयी होगा न कोई विजित, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, सब एक खत्म है। तो महाभारत में एक हार गया एक जीत गया, ये वो खेल नहीं। अब तो सब करने वाला भी खत्म और करो जिसको ऊपर करे वो भी खत्म। इसलिए प्रत्येक देश युद्ध से कतराता है। न्यूक्लियर शस्त्रों ने प्रत्येक देश के मन में डर पैदा करके रोक लिया है। इस तरह प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति पर एक सीमा अथवा रोक लग गई है, इससे बहस के कारण भी। निष्कर्ष अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरोक्त घटकों का राष्ट्रीय शक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनमें से प्रत्येक घटक किसी देश की शक्ति पर प्रभाव डालता है। कोई भी राष्ट्र स्थापित नियमों, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और विश्व लोकमत का उल्लंघन नहीं कर सकता। शक्ति का संतुलन भी काफी हद तक राष्ट्रीय शक्ति पर सीमा या रोक लगाता है। हो गया कंप्लीट।